Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter of history, class 7th, the Mughals. Yesterday we had read about Sirsa Suri and his administration. Today we will discuss about Mughal rule in India second phase. यानी मुगल रूल का इंडिया में दूसरा पड़ाव. जैसे भी पहले में क्या था, बाबर और हुमायूं था. हुमायूं कहाँ भी उससे डिफरेंट होके कहाँ भाग गया था, पर्शिया भाग गया था. और किसका रूल हो गया था, शेरशाह सूरी का. और शेरशाह सूरी कितने कुछ पीरियड तक 4 इयर्स तक वो रहा दिल्ली का भी राजा. और उसके बाद क्या है, दोबारा दूसरा पार्ट शुरू होता है मुगल एम्पायर का. किससे शुरू होता है, अकबर से. शेरशाह सूरी lost his life accidentally in 1545. His successors were unable to sustain his empire. Taking advantage of this situation, तो क्या होता है, हुमायूं recaptured the Delhi and Agra in 1555 and re-established the Mughal rule in India. आफ्टर द डेथ ऑफ शेरशाह सूरी, तो हुमायूं ने क्या है, हुमायूं को क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई. जो शेरशाह सूरी के जो सक्सेसर थे वो क्या थे, अनेबल थे उस अपने एम्पायर को संभालने में, और यानी वीक थे. तो उसके बाद इस क्या है, हुमायूं वहाँ दूसरे यानी पर्शिया चला गया था. वहाँ से वो तैयार होके आया था और उसको क्या है, यहाँ पर आकर उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई क्योंकि शेरशाह सूरी की क्या है, डेथ हो चुकी थी और उसके सक्सेसर क्या थे, वीक थे. तो हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा इन 1555. तो जो हुमायूं था उसने क्या है, दिल्ली और आगरा को दोबारा से क्या है, कैप्चर कर लिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया. कब, 1555 में. एंड री एस्टेब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया. और उस दोबारा से क्या है, इंडिया में मुगल रूल की स्थापना की. After his death, his 13 years old son Akbar was crowned king with Bairam Khan as regent. और उसके डेथ के बाद उसका जो 13 इयर्स का सन था, कौन था वो, अकबर था. वो क्या है, वो राजा बनता है विद बैरम खान एज रिजेंट. यानी बैरम खां के संरक्षण में. जो बैरम खां है उसका क्या है, वो राज प्रतिनिधि, यानी जो क्योंकि जैसे अकबर क्या था, 13 इयर्स का था और उसके बैरम खान के उसमें वो क्या है, राजा बनता है. यानी जो सारा काम राजकाज का कौन संभालता था, बैरम खान. हिज एक्सेशन टू द थ्रोन गेव हेमू द जर्नल ऑफ अफगान लीडर आदिल शाह सुर. भी एक जर्नल जो अफगान लीडर था आदिल शाह सुर, उसका जर्नल था हेमू. उसने जो अकबर ने जो अपना थ्रोन था किससे लिया था, हेमू से लिया था. वो क्या है, ही बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली फॉर शॉर्ट पीरियड. जो हेमू था वो क्या है, कुछ पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए क्या है, वो दिल्ली का मास्टर बनता है या रूलर बनता है. ही वॉज डिफेटेड एंड किल्ड बाय बैरम खान सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556. और वो क्या है, जो सेकंड बैटल होता है पानीपत का, कब होता है, 1556 में. किस किस के बीच में, बैरम खां और हेमू के बीच में. तो इन दिस बैटल हेमू वाज डिफेटेड एंड किल्ड बाय बैरम खां. और फर्स्ट बैटल किसके बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, पानीपत का. तो उसके बाद क्या, मुगल्स ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा. और उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हेमू, तो मुगल्स ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा. Akbar freed himself from Bairam Khan's guardianship. Akbar turned his attention towards territorial expansion of the empire. भी अकबर ने अपने आप को भी बैरम खां से क्या है, जो बैरम खां की जो गार्डियनशिप थी, संरक्षण था, उससे क्या अपने आप को फ्री कर लिया था. अकबर टर्न हिज अटेंशन. और अब उसके बाद अकबर ने अपनी अटेंशन कहाँ पर कर ली थी, टुवर्ड्स टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. यानी अपने एम्पायर को बढ़ाने में अपनी वो क्या है, उसने अपने आप को, अपनी अटेंशन को वहाँ पर मोड़ दिया था. अब है उसके बाद है कुछ जैसे जो अकबर की कॉन्केंट्स हैं यानी विजय हैं. उसमें क्या है, अकबर एक्सटेंड हिज कंट्रोल ओवर मालवा, नर्मदा वैली एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर,
रणथंबोर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। जो अकबर था उसने क्या है बहुत सारी विजय प्राप्त की थी और उसने अपने जो कंट्रोल था उसका एम्पायर का कहाँ तक फैल गया था उसका, मालवा, नर्मदा वैली एंड द नॉर्थर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंबोर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। और इसके अलावा द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात पेव्ड द वे फॉर द मुगल्स टू गेन कंट्रोल ओवर मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स। और जो अकबर की गुजरात विजय थी उसके बाद क्या है उसमें कहाँ पर उसका कंट्रोल हो गया था भी, व्यापार और कॉमर्स में भी उन्होंने क्या है कंट्रोल कर लिया था। किसने? मुगल्स ने। मुगल एम्पायर अंडर अकबर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिमालय इन द नॉर्थ टू द गोदावरी रिवर इन द साउथ एंड द हिंद कुश माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट टू द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। जो मुगल एम्पायर था अकबर के उसमें अंडर में कहाँ तक फैल गया था? हिमालय, नॉर्थ टू द हिमालय इन द नॉर्थ टू द गोदावरी। भाई हिमालय से लेकर नॉर्थ के हिमालय से लेकर गोदावरी रिवर तक इन साउथ में गोदावरी रिवर तक एंड द हिंदकुश माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में हिंदकुश माउंटेन से तक, और टू द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, और ईस्ट में रिवर ब्रह्मपुत्र तक उसका जो है एम्पायर किसका? मुगल का एम्पायर यहाँ तक फैल गया था। किसके अंडर में? अकबर के अंडर में। तो उसके बाद हमारा आता है रिलेशनशिप विद राजपूत। अकबर ने अपनी भी रिलेशनशिप राजपूत के साथ की थी। उसने उसके बहुत अच्छे संबंध से राजपूतों के साथ। अकबर न्यू दैट हिज एम्पायर वुड नेवर बी कंप्लीट विदाउट द सपोर्ट एंड लॉयल्टी ऑफ राजपूत ऑफ राजस्थान। अकबर भी ये जान गया था कि भी जो उसका एम्पायर है कंप्लीट नहीं हो सकता किसके हेल्प के बिना, विदाउट द सपोर्ट एंड लॉयल्टी ऑफ राजपूत ऑफ राजस्थान। भी राजस्थान के जो राजपूत है उनके सपोर्ट के बिना है उसका एम्पायर क्या है कंप्लीट नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके एम्पायर में क्या है जो राजपूत थे राजस्थान के भी वो क्या है सबसे मेन प्रॉब्लम थे। तो उसने उनके साथ क्या है फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप बनाया था। ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू बिल्ड एन ऑल इंडिया एम्पायर। भी उसने क्या है वो भी जो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसके उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में वो जानता था। एंड द कॉर्पोरेशन इन ऑर्डर टू बिल्ड, और जिसके भी उसके संगठन के आधार पर ही वो क्या है अपने एम्पायर को भी इंडिया में अपने एम्पायर को खड़ा कर सकता था। किसके? हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ। He follows a policy by matrimonial alliances towards the Rajputs। उसने भी राजपूतों के साथ भी शादी के जैसे भी मैट्रिमोनियल अलायंस पॉलिसी अपनाई थी। किसके साथ? राजपूत के साथ। His marriage to जोधाबाई डॉटर ऑफ राजा भारमल ऑफ अम्बेर, और उसने भी क्या है जो राजामल भारमल की जो बेटी थी जोधाबाई उसके साथ शादी की थी। उसने राजपूतों के साथ भी शादी और तरह की जो फ्रेंडशिप के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत किया था। He assigned high posts to Rajput chiefs such as Raja Todarmal and Mansingh in the army and administration। इसके अलावा भी जो मैट्रिमोनियल पॉलिसी के अलावा उसने क्या है जो राजपूत चीफ्स थे उनको क्या है बड़ी बड़ी पोस्ट पर नियुक्त किया था। जैसे राजा टोडरमल और मानसिंह को भी जैसे जो बड़े बड़े राजपूत चीफ थे उनको क्या है अपनी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है बड़ी बड़ी पोस्ट पर नियुक्त किया था। फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द इंटरनल मैटर ऑफ राजपूत स्टेट्स। भी उसने एक पॉलिसी और अपनाई थी कि भी वो क्या है जो राजपूत के जो इंटरनल मैटर्स थे उनके अंदर क्या है दखल अंदाजी नहीं करेगा। जो राजपूतों के जो स्टेट्स थी उसके अंदर ही अब्लोइज जजिया एंड पिलग्रिम्स टैक्स। उसने भी जो जजिया और पिलग्रिम टैक्स, जजिया यानी जजिया ये कर हैं, जजिया जो हिंदुओं के होने के लिए दिया जाता था। मुसलमान लोग
जो मुसलमान राजा थे वो हिंदुओं से कर लेते थे कि भी वो हिंदू होने का उनको कर दिया जाता था। और ये कर उसने क्या है जो टैक्स था वो अकबर ने ख़त्म किया था जजिया को, और पिलग्रिम्स यानी धार्मिक कर को उसने अकबर ने ख़त्म कर दिया था। All Rajputs rulers of Rajasthan, Rana Uday Singh of Mewar, did not accept the suzerainty of Mughals. भी सभी राजपूत राजाओं ने भी है क्या है अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था या फ्रेंडशिप को स्वीकार नहीं किया था। उनमें से क्या थे, एक राणा उदय सिंह थे जो मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने क्या है अकबर की जो क्या है आधिपत्य को, सुजरनिटी क्या होती है, आधिपत्य को नहीं स्वीकार नहीं किया था। राणा प्रताप द सन ऑफ उदय सिंह, भी जो राणा प्रताप थे वो राजा उदय सिंह के क्या थे, बेटे थे। कंटिन्यूड हिज फादर्स जेल टू सेफगार्ड हिज होमलैंड, और उसने क्या है महाराणा प्रताप ने अपने फादर का जो जेल था यानी जो परंपरा थी उसको क्या है जारी रखा, टू सेफ गार्ड हिज होमलैंड, और अपनी होमलैंड को यानी जो अपना जो मेवाड़ था उसको बचाने के लिए उसने अपने जो फादर का जो युद्ध था उसको क्या है जारी रखा। ही डिफेटेड इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576। लेकिन क्या है जो महाराणा प्रताप थे किससे डिफेट हो गए थे, अकबर से। कहाँ पर, कौन से बैटल में, हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ था ये 1576 1576 में। ही नेवर एक्सेप्टेड अकबर्स सिंजरिंग टिल द ब्रेथ हिज लास्ट, और उन्होंने आखिर तक अपनी आखिरी सांस तक भी अकबर की क्या है अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अब उसके बाद हमारे आती है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। He combined the best features of all religions to come up with his own version of the ideal faith known as दीन इलाही। भी जो अकबर था उसने क्या है सारे धर्म की जो बेस्ट फीचर्स थी उनको मिलाकर अपना एक आइडियल फेथ भी अपना एक धर्म बनाया था, जिसको क्या कहा गया था, दीन इलाही। किसने चलाया था, ये अकबर ने चलाया था। उसने क्या जो सारे धर्मों को मिलाकर जो उसके सारे धर्मों की जो बेस्ट फीचर्स थी उसको मिलाकर अपना एक नया धर्म चलाया था, जिसे क्या कहा गया, दीन इलाही। इट वॉज व्यूड एज रिलीजन्स कम आइडियोलॉजिकल पाथ बेस्ड ऑन रीजन रादर देन ट्रेडिशन ऑन द एंड ऑन सर्टन कम्युनिटीज फाउंड इन द आल रिलीजन। भी जो ये किस पर बेस्ड था, ये इट वॉज व्यूड एज रिलीजियस कम, भी ये रिलीजियस कम आइडियोलॉजिकल पाथ था। भी रिलीजियस कम आइडोल, भी इसमें आइडियोलॉजिकल चीज़ें ज़्यादा थी। बेस्ड ऑन रीजन रादर देन द ट्रेडिशन, भी ये किस पर, ये कारण पर बेस्ड था, किसकी अपेक्षा, ट्रेडिशन, एंड ऑन सर्टेन कम्युनिटीज फाउंड इन आल रिलीजन, और जो कॉमन चीज़ें थी और उसमें किसमें रिलीजन्स में पाई जाती थी उनकी अपेक्षा ये रीजन पर क्या है बेस्ड था। अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल विच मीन्स यूनिवर्सल पीस विद ऑल। भी अकबर ने एक पॉलिसी में विश्वास करता था। भी क्या पॉलिसी थी, सुलह कुल की उसकी पॉलिसी थी, जिसका क्या मतलब था, विच मीन्स यूनिवर्सल पीस, भी यूनिवर्सल शांति, और पीस विद ऑल यानी सभी के साथ शांति के साथ रहना। ही अबॉलिश्ड मैनी टैक्सेस दैट वर अर्लियर इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। उसने ऐसे बहुत सारे जो कर थे वो खत्म किए थे, जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट, जो नॉन मुस्लिम थे जिनके द्वारा नॉन मुस्लिम से लिए जाते थे। नॉन मुस्लिम यानी जैसे हिंदुओं से और इनसे क्या है ऐसे कई टैक्सेस को ख़त्म किया था जो भी नॉन मुस्लिम से लिए जाते थे। भी जिस तरह से जजिया कर था, धार्मिक कर था, ये सब किसने, अकबर ने ख़त्म किए थे। अकबर बिल्ट ए हॉल ऑफ प्रेयर एट फतेहपुर सिकरी इन 1575 नोन एज इबादत खाना। अकबर ने एक हॉल ऑफ प्रेयर, एक प्रेयर के लिए एक हॉल बनाया था। कहाँ पर, फतेहपुर सिकरी में। और कब बनाया था, 1575 में। और उसे क्या कहा गया, इबादत खाना। इबादत खाना एक बहुत बड़ा हॉल था, किसके लिए, प्रेयर के लिए। एट दिस पैलेस ही इन्वाइटेड सेलेक्ट मिस्टेक्स इंटेलेक्चुअल्स एंड थियोलॉजियंस एंड हेल्ड डिस्कशन ऑन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थिंग्स।
इस जगह पर, किस जगह पर जो हॉल बनाया था प्रेयर के लिए, वहां पर वो उन लोगों को सिलेक्ट इनवाइट करता था, जैसे मिस्टेक्स यानी वो पर्सन जो भी भगवान से भी बातें करने में भी केस में अपने जीवन को जैसे लगा देता है, इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक थे, एंड थेलोगियंस यानी हु स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजन्स आर एंड हेल्ड डिस्कशन, और वहां पर क्या है, डिस्कशन की जाती थी ऑन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम्स, और किस पर, रिलीजियस और स्पिरिचुअल थीम्स पर डिस्कशन की जाती थी, किन के द्वारा की जाती थी, मिस्टेक्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड थियोलॉजियंस के द्वारा. He invited teachers of various religions like the ulemas, pandits, Zoroastrians, Christians and those who did not believe in the existence of God. भी वो क्या है, वहां पर टीचर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स यानी टीचर्स ऑफ विभिन्न जो अलग अलग धर्मों के जो टीचर्स थे, टीचर्स जैसे उलेमास कहाँ से थे, मुस्लिम्स के थे, पंडित हिंदुओं के, और जोरेशियंस और क्रिश्चियंस थे, और एंड दोज हु डिड नॉट बिलीव इन द एक्सटेंशन, और उनको जो भी भगवान की जो भगवान के उसमें विश्वास नहीं करते थे, उन सबको क्या है वो वहां पर बुलाता था, कहाँ पर, प्रेयर हॉल में, जहां पर डिस्कशन होती थी किस पर, स्पिरिचुअल और रिलीजियस थीम्स पर. The result of this discussion at the hall of prayer lead him to the conclusion that all religions lead to the same goal. और इस डिस्कशन का जो हॉल ऑफ प्रेयर में किया जाता था, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है कि दैट ऑल रिलीजन्स लीड टू द सेम गोल. यानी सभी धर्म एक ही चीज को क्या है मानते हैं या वो करते, सारे धर्मों का जो मेन क्या है, गोल क्या है, सेम है. यानी सभी धर्मों में सारी चीजें क्या है, सेम है, सिर्फ उनके नाम अलग अलग हैं.